अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं हम अपने रन डाउन पर और फिर बात करेंगे मुजीबर रहमान शामी साहब से। आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सलान इफ्तिखार और मलिक रियाज के दरमियान मुबैना पैसों के लेन देन की तहकीकात को नैब से लेकर सिंध पुलिस के साबिक सरबराह डॉक्टर शुएब सडल को सौंपने का हुक्म दिया है। नसर सानी की दरखास्त में डॉक्टर सलान इफ्तिखार ने इस मामले की तहकीकात में नैब हुकाम के तासुबाना रवैये का इल्जाम आयद किया था। फरीकैन के वकील ने 28 अगस्त को अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। सदर जरदारी के 2 ओहदों के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। दरखास्त गुजार AK डोगर ने तौहीन अदालत दायर दरखास्त में कहा था कि सदर जरदारी अदालती हुक्म के बावजूद आईनी ओहदे पर फायज होने के साथ साथ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की हैसियत से सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। लार्जर बेंच केस की समाअत 5 सितंबर को करेगा। तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन से पहले अपने मुआशी प्लान का ऐलान किया है। इस मुआशी प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात, अखराजात में कमी, टैक्स मुहासल में इनकलाबी इजाफा, तालीम और सेहत की सरमायाकारी में रिकॉर्ड इजाफा करना शामिल है। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद शामी साहब। अरसलान इफ्तिखार केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है और ये इल्ज़ाम जो अटॉर्नी जनरल पे इस्टेब्लिश कर दिया कोर्ट ने कि उन्होंने कुछ अपने हिता अमल से तजावुज़ किया था। देखिए, अदालत का फैसला तो अब आ गया है ना। अब हमने कोई दलाइल तो नहीं देने अदालत के सामने जी, अब तो उनके फैसले पर अमल होना है। तो डॉक्टर शुएब सडल को उन्होंने ये तहकीकात सौंप दी है। जी, डॉक्टर शुएब सडल साहब इस वक्त टैक्स ओम्बुड्समैन है और सिंध पुलिस के भी सरबराह रहे हैं और बलूचिस्तान पुलिस के भी सरबराह रहे हैं और एक उनकी तवील यानी ज़िंदगी है जो पुलिस में बसर हुई है और पुलिस के वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही दयानतदार लोगों में शुमार होते हैं जी। और ये जो क्रिमिनोलॉजी है उस पर तो मेरा ख्याल है उन जैसा तालीम याफ्ता शख्स और भी कोई नहीं है। वाइट कॉलर क्राइम जो है ख़ास तौर पर उस पर तो उनकी PhD है और इंग्लैंड से की है उन्होंने PhD। तो गोया इसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। देखिए, और ये डॉक्टर शुएब सडल साहब आपको याद है ये जो ऑपरेशन हुआ था नसीरुल्लाह बाबर साहब का जी, और टारगेट किलिंग हो रही थी जनाब, रोज धड़ाधड़ आदमी मरते थे वहाँ कराची में उन दिनों। और डॉक्टर शुएब सडल IG मुकर्रर हुए सिंध के और 6 महीने के अंदर उन्होंने टारगेट किलिंग पर काबू पाया और जहां दर्जनों अफराद तर गोलियों का निशाना बनते थे, एक दिन ऐसा आया कि 1 महीने में एक डेथ नहीं हुई और एक कत्ल नहीं हुआ। मुर्तज़ा भुट्टो केस से भी तो रेफरेंस है। मुर्तज़ा भुट्टो केस का भी इनका रेफरेंस है जी। लेकिन देखिए बात क्या है, अब अगर कोई जज मुकर्रर किया जाता, खुद जो फाजिल जज साहबान ने इस बात पे बहस भी की है, तो फिर कहते कि जज तो जनाब चीफ जस्टिस के बेटे के बारे में इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। और अब ये जो नैब है, नैब में भी अगर इंक्वायरी रहती तो फसी बुखारी साहब, अगरचे वो कहते हैं मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन बहरहाल एक उनकी भी एक शोहरत जो है एक अच्छे शख्स की है। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब जब वो चेयरमैन हुए थे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, तो बारी इनकी थी, इनकी टर्न थी और नवाज शरीफ साहब ने मुकर्रर कर दिया उनको जी, तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। शम साहब अदालत जी, मेरी पहली बात जी, सुन लें जी। तो अब लेकिन तफ्तीश बदल दी क्योंकि वो जो तफ्तीशी टीम मुकर्रर हुई उस पर एतराज़ात हुए। जिस तरह फिदवियाना उस टीम के एक मेंबर ने मलक रियाज साहब को रिसीव किया सुप्रीम कोर्ट में और कोर्निश बजा लाए, वो कैमरों में महफूज हो गई थी। उससे भी मालूम हुआ कि कोई नीयत जो है कोई ऐसी खास अच्छी नहीं है और इस वजह से उन्होंने कहा कि नैब से मामला लेके शुएब सडल साहब को दे दिया जाए, 30 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट पेश कर दें।
शामिल साहब, ये एक कोई पैरेलल गवर्नेंस सिस्टम नहीं चल रहा यहाँ पे कि देखें नैब एक सरकारी इदारा, पुलिस एक सरकारी इदारा, एफआई एक सरकारी इदारा, इन तीनों की टीम पर तो एतमाद नहीं है हमें, लेकिन हम अपनी मर्जी से कभी जफर कुरैशी को लगाते हैं, कभी हम शुएब सदर को लगाते हैं। हम कौन है? हम से मुराद हमारी अदालत की तरफ से ये जो ट्रेंड नजर आ रहा है। हम तो ना कहें ना जी, अदालत जो है, अदालत को ये इख्तियार हासिल है दस्तूर के तहत कि वो हसूल इंसाफ के लिए कोई भी इकदाम कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक उसको बिल्कुल एक खुली छुट्टी दे, ब्लैंकेट पावर है, ब्लैंकेट पावर किसी भी इस इदारे को बाईपास कर जाए, इदारे को बाईपास कर सकती है हसूल इंसाफ के लिए। और ये जो केस है ये तो बड़ा अहम बन गया है ना कि इफ्तिखार अरसलान जो है वो चीफ जस्टिस के साहबजादे हैं और एक बहुत दौलतमंद शख्स ने उनको घेरा है, या वो उसके नरगे में खुद ब खुद आ गए हैं उसको आगोश में अपनी हवस की वजह से। यानी ये तो हवस का मुकाबला है ना, किसकी ज्यादा थी। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस की शख्सियत जो है उसकी वजह से इस बात का तकाजा है कि इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। और आपके दोस्त जो हैं फैसल रजा आबदी साहब, वो तर वो करते चले जाते हैं, उनको भी कोई पटा डालने की जरूरत हो ना, तो वो भी जरूरी है कि इन सारी चीज़ों को देखा जाए। तो अब ये जो शुएब सडर है, मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सिविल सर्विस में, हमारे यानी पुलिस सर्विस में जो दयानतदार तरीन लोग हो सकते थे उनमें वो एक है। अच्छा शामिल साहब, अब इससे एक दो और चीज़ें भी इस्टेब्लिश होती हैं। नंबर ये कि अगर कोई माजी में किसी का वकील रहा है तो ये भी उसकी एक नाअहली की वजह है। नहीं, वजह ये नहीं है जी। अदालत ने ये कहा है कि ये इरफान कादर साहब बहरिया टाउन के वकील रह चुके हैं, इनको ये बात अदालत के नोटिस में ले आनी चाहिए थी। आप देखें मसलन अगर एक साहब वकील रहे हों किसी भी पार्टी के और जज बन जाए और उसका मुकदमा उनके सामने पेश हो तो वो इनकार कर देंगे कि मैं ये नहीं सुनूंगा। हमारे एक जज साहब हाई कोर्ट के हमारे वकील रहे एक मुकदमे में, हमने उनसे मुशावरत की, जब एक वो मुकदमा उनके पास आया वो जज हो गए, तो उन्होंने कहा मैं तो उनका मुकदमा नहीं सुन सकता, मैं तो उनकी मुशावरत में शरीक रहा। तो अब ये और बात है कि मलक कयूम साहब जो थे वो एक मुकदमे में मैंने उनसे मशवरा किया और उन्होंने मुझे मशवरा भी दिया और वो फरीक मुखालिफ जो है उसकी तरफ से पेश हो जाएगा जाके। तो ये तो अपनी जगह मलक साहब का मामला था, लेकिन देखिए जो अदालती अखलाक है उसका ये तकादा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब को ये चाहिए था कि वो कहते कि जनाब मैं बहरिया टाउन का वकील रहा हूं एक मुकदमे में, अब आप गौर कर लीजिए कि मुझे ये जिम्मेदारी देनी है या नहीं देनी। अच्छा, फिर सरकारी अफसरों के लिए भी एक सबक है कि गोया वो किसी से इज्जत से ना मिले, कोई खाक ऐसा भी आदमी नहीं, इज्जत से तो मिले, हाँ, हर एक की इज्जत करें, लेकिन कोरलश ना बजा लाएं, बिछ ना जाएं, कालीन बन के ना लेट जाएं। शम्स साहब, क्या हुकूमत इस फैसले को मानेगी जो मामला चल रहे हैं? क्या इस फैसले को हम ठंडे अंदाज से, क्या हम इस फैसले को एक ये नहीं करार दे सकते कि शायद थोड़ा सा कहीं बचाने का एलिमेंट है? बचाने क्यों? शुएब सडर मैंने तो पहले ही आपसे अर्ज कर दिए, वो कोई मामूली शख्स तो नहीं है। हुकूमत इसको कैसे लेगी? हुकूमत जो मर्जी लेती है, हुकूमत में पार्टी नहीं है। ये तो मलक रियाज साहब के और उनके दरमियान मामला, हुकूमत तो पार्टी नहीं है इसमें, देखिए ना। इसलिए देखिए आप ये जो जाहिद बुखारी साहब है ना जी, उनके वकील मलक रियाज साहब जी जी, और इससे पहले हुसैन हक्कानी साहब से भी नबर्द आजमा हो चुके हैं वो जी, उनके भी वकील थे और उनको जो भी तहत करके अब वो मलक रियाज साहब के दर पे है जी, कोई मोटी फीस मिली होगी अल्लाह के फजल से। वो फरमाते हैं मुझे ये कमीशन कबूल नहीं है। आपको क्या कबूल नहीं है? मैं तो समझता हूँ ये बार काउंसिल को तो ऐसे वकला का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर देना चाहिए। भाई आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, आप ये कहें कि मुझे इस फैसले से इख्तलाफ है, हो सकता है इख्तलाफ, क्योंकि आप तो पैसे लेकर एक फरीक की तरफ से पेश हो रहे हैं, तो आपको तो इख्तलाफ हो गई, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता? ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, मैं नहीं मानता, यहां नहीं चलता। वैसे इसी तरह का रवैया अरसलान ने भी तो ये ब्रॉड बेस्ड टीम के खिलाफ कतई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसने ये कहा है, उसने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस टीम को नहीं मानता। तफ्तीशी टीम जी, तफ्तीशी टीम को उसके अब मेरे पास ये सबूत हैं, ये इल्जामात हैं, वो लोग जानिबदार हैं, वो मिले हुए हैं, उनकी इंटेग्रिटी जो है शक शुबे से बालातर नहीं है, और सारी तफसील बयान की सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरह वो लंदन जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जिस तरह रजिस्ट्रार को नोटिस दिया,
पता नहीं वो क्या चाहते थे। वो तो मेरा ख्याल है कि उनका तो प्रोग्राम को बड़ा तमाशा लगाने का, ड्रामा रचाने का था। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम इस खबर पर भी बात करेंगे और दीगर खबरों की तरफ चलेंगे। आप देखते हैं नुक्ता। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से। शम्स साहब, शुएब सडल की जो तहकीकात है, इस बात की अब क्या गारंटी है कि कल को कोई उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लेके नहीं आ तो खत्म, देखे ना, मामला खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क कोई नहीं हो सकता उन पर। ये मामला अब 30 दिन के अंदर उन्हें तय करना है किसका कितना जुर्म है। और एक बात आप देख लें, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर देखें ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब जो हैं और खिलजी आरिफ हुसैन, दोनों की अपनी शोहरत है, यानी बेहतरीन इनका किरदार है। और जो जवाद ख्वाजा साहब हैं वो तो एक सूफ़ी मनुष्य इंसान है, यानी और औलिया अल्लाह में शुमार होता है उनका। अच्छा। हाँ, उनके घर में जाएं आप तो उनके जो मुलाजमीन हैं वो उनके साथ बच्चों की तरह रहते हैं उनके। बड़ी बात। हाँ, तो जैसे जवाद ख्वाजा साहब जो हैं उनका तो मेरा ख्याल नाम लेने से पहले ना सोचना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के नाम लेना चाहिए। शम्स साहब, सदर के 2 ओहदों का हिसाब किताब जो है वो एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट में, और अब इन पर भी, यानी सदर रह गए थे, इन पर भी तौहीन अदालत। वो एक हमारे वकील हैं अब्दुल्ला डोगर साहब, अब्दुल्ला डोगर, एक डोगर जी, एक डोगर जी, वो अब दरख्वास्त उन्होंने पहले डाली थी कि 2 ओहदे सदर के नहीं होने चाहिए। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया। सदर तो उसमें पार्टी नहीं थे, ना हुकूमत के कोई वकील पेश हुए, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र तो यही है कि भाई ये मुकदमा हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। अब हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद फिर सदर ने उस पर अमल नहीं किया। अब उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी। अब अदालत ने उनको नोटिस दे दिया था कि सितंबर के पहले हफ्ते तक आप कोई एक ओहदा छोड़ दें। उन्होंने नहीं छोड़ा। अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ गई, फुल बेंच बन गया। मेरा ख्याल हमारी अदालत जो है उसने भी रिकॉर्ड कायम करने का फैसला कर लिया है। तौहीन अदालत का नहीं, इसमें एक दुनिया की तारीख में एक नाम बनाने का। अच्छा। हाँ, देखिए, वज़ीर आज़म तो अपनी जगह जो हाल हुआ तो हुआ, उनका होना ही चाहिए था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो उन्होंने मयार कायम किया गवर्नर्स का, उसके बाद मुझे तो कोई उनके बारे में ऐसा हुस्न ज़न नहीं है। तो बड़ा अच्छा हुआ कि किसी न किसी तरीके से वो इसकी नज़र हो गए। लेकिन जो सदर साहब हैं, अब तौहीन सदारत का भी कोई कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि सदर पाकिस्तान है जी, उसके खिलाफ जो फैसला करके आप नाफिज कैसे करेंगे? सदर को अदालत में बुला लेंगे? कैसे बुलाएंगे? आप तो सदर के खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं सकती, नोटिस दिया नहीं जा सकता, सजा दी नहीं जा सकती। सदर की अदालत है पार्लियामेंट, ठीक है। और जैसे चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, क्या हाई कोर्ट का कोई बेंच उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी। इसी तरीके से सदर पाकिस्तान जो है, आप भूल जाएं कि जरदारी साहब उस मनसब पर है, क्योंकि जब जरदारी साहब का नाम आता है तो हम सब लोग जो है टुट कुट 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 करने लगते हैं। सदर पाकिस्तान जो है उसको जवाब तलब कर सकती है पार्लियामेंट, और हो सकता है कि हमारी जो अदालत है वो ये मामला रेफर कर दे पार्लियामेंट के पास के कार्रवाई करें आप। लेकिन एट द आउटसेट क्या अदालत को ये करना चाहिए? देखिए, अब आप चाहते हैं मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस आ जाए? अदालत जो मर्जी चाहे करे। और ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं ये तो बड़े बालिग नजर हैं, अता बंदयाल साहब, उमर अता बंदयाल साहब। मुझे उम्मीद है कि जरा सोच समझ के फूंक फूंक के कदम उठाएंगे। और अगर सदर साहब की तरफ से कोई बंदा पेश नहीं होता, एक तरफा फैसला जैसे पहले हुआ था एक्स पार्टी, अब भी एक्स पार्टी हो जाता, तो फिर हम क्या करेंगे? सदर साहब को पुलिस भेजेंगे, हरकारा जाएगा अदालत का ऐवान सदर में। बात यह है कि ये पाकिस्तान में ये जमहूरियत किसी न किसी तरीके से बहाल हुई है, और अल्लाह तौबा करके इसने 4 साल से ज़्यादा अरसा काट लिया है। अब इंतखाबात सर पर हैं, और हमारी ये दुआ होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि इंतखाबात तक नौबत पहुँच जाए और कोई ऐसी सूरत हाल गैर मामूली पैदा ना हो। अदालतें भी ये सब चीज़ें देखती हैं जी। देखें ना, लोग कहते हैं कि वो कानून अंधा होता है, ठीक है, तो इंसाफ अंधा होता है ना। तो फिर हमारे एक जज दोस्त कहा करते थे कि इंसाफ तो अंधा होता है,
लेकिन जज को तो अंधा नहीं होना चाहिए ना, ठीक बात है। जज की तो आंखें होती है ना। तो हमें तवक्को है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी जिससे हालात में बिगाड़ पैदा हो। देखिए सदर साहब जो है, यही तो मनसब है सदर का। जो देखिए आपके घर का जो सरबराह होता है ना जी, वो जो कुछ करे, अब उसको सजा देने के लिए बच्चे तो आगे नहीं बढ़ते ना। ठीक बात। लेकिन शाम साहब सदर को भी थोड़ा सा ख्याल नहीं करना चाहिए कि सदर बिल्कुल को ही तो- जलसे में चले जाओ? नहीं, सदर को तो यकीनन पार्टी ख्याल को करना चाहिए प्रमोट था। करो। और हम तो बार बार अर्ज कर चुके हैं कि सदर पाकिस्तान के तौर पर उनको किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब गवर्नर जनरल मुंतखब हुए जी, तो उन्होंने मुस्लिम लीग की सदारत छोड़ दी गोया एक रवायत कायम की। और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तो वो रुकन ही नहीं बने शायद। जी, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, किसी सियासी जलसे से खिताब नहीं किया उसके बाद। शम्स साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया और ब्रेक के बाद हम पीटीआई की जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है या वो जो इकोनॉमिक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र पर एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब पीटीआई की तरफ जाने से पहले एक सवाल छोटा सा जहन में आया कि जो सदर के 2 ओहदों का रवाज है ये तो हमारे फौजी भाइयों ने डाला है ना? फौजियों ने डाला है ना। पहले अयूब खान साहब आए तो सदर भी बन गए, फिर फील्ड मार्शल भी रहे, और फिर याया खान आए तो याया खान की एक प्रेस ब्रीफिंग में हम मौजूद थे, मैं भी था वहाँ। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा मैं हाँ कि जनाब आपकी मेरी 3 टोपियाँ हैं। अच्छा, हाँ, प्रेसिडेंट, जर्नल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उस वक्त कमांडर इन चीफ कहते थे, और जनाब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, तो मैंने उस पर फिर एक आके अपने कॉलम लिखा था, कई टोपियों वाला सदर। तो ज़ियाउल हक साहब भी फिर जनाब प्रेसिडेंट रहे और अपना चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और साथ ही जनाब कमांडर इन चीफ भी रहे, और मुस्लिम लीग के सदर भी वो बनना चाहते थे। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब कहानी, किसी को सुनाऊंगा आपको। तो उनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग की सदारत भी साथ ही कबूल कर ली जाए तो क्या हर्ज है, और सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए। ठीक है, सारे सदर एक ही जात में जब सौहार्दों की तरह से। अब उसके बाद आए परवेज मुशर्रफ साहब, उनको भी आपने देख लिया, वो तो जलसों में खिताब करते थे। ज़ियाउल हक साहब भी मुस्लिम लीग के जलसों को अटेंड करते थे, और ये तो जलसों को खिताब करते थे मुस्लिम लीग काफ के। यानी मुस्लिम लीग काफ के कायदे आज़म तो असल में ये थे, परवेज मुशर्रफ जी। तो उन्होंने काफ पता नहीं वहां क्यों लगा दिया, उनको चाहिए था पे लगाते हैं इनका। तो वो ये इनको ये जो फौजी हजरात है ना, ये सारे ओहदे इकट्ठे करते हैं। उस वक्त क्योंकि मार्शल्ला होता है तो हमारी अदालतें जो हैं वो मिनकार ज़ेरे पर होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि जमहूरियत आती है तो हर आदमी अपने परपुर्जे निकाल लेता है, तो जमहूरियत के तकाजे फिर और होते हैं और मार्शल्ला के दबाव कुछ और होते हैं। वैसे इनके इतनी टोपियों के मुकाबले में सदर जरदारी के ये 2 ओहदे तो बिल्कुल मासूमाना सी एक बात लगती है। मासूमाना सी है, लेकिन बार जमहूरी दौर में मासूमाना ख्वाहिशात जो हैं वो भी कुछ ऐसी मासूम नहीं रहती। जी ठीक है। शम्स साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इस्लामाबाद में अपनी इकनॉमिक पॉलिसी का, अपने इकनॉमिक प्रोग्राम का ऐलान किया, बल्कि कराची में भी किया। अब उसमें 2 तरह की आरा सामने आ रही। कराची के एक अखबार ने तो लिखा है, आज ही मैं पढ़ रहा था, कि कराची में कुछ लोग ज़्यादा मज़ा नहीं आया उन्हें ये सब कुछ सुन के। अच्छा जी, पता नहीं क्या मज़ा लेना था उन्होंने। देखिए बात यह है कि तो हम बड़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि इस पर गुफ्तगू करें, वक्त ही नहीं रहता। ये तो पूरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है उस पर। देखिए एक तो असद उमर साहब जो है ना जी, वो ये जो हमारे ये जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं ना, लम्स के पढ़े हुए, IPA के पढ़े हुए, LSE के पढ़े हुए, उनके तो बड़े हीरो हैं वो, क्योंकि बड़ी सक्सेस स्टोरी है उनकी। और एक प्रोफेशनल वो एक यानी एक मैनेजर के तौर पर उन्होंने कमाल किया है, एंग्रो के सरबराह रहे हैं और बड़ी उनकी फतूहात हैं। जो जैसे ये तहरीक इंसाफ को 2 आदमी खूब मिले, जावेद हाशमी साहब, वो उनकी अपनी फतूहात है और इनकी अपनी फतूहात। तो ये बहरहाल असद उमर साहब की सरबराही में ये सारा काम हुआ है कि इकनॉमिक प्लान उन्होंने पेश किया है। पहली बात तो ये है कि किसी भी सियासी जमात की तरफ से
अब ये इस तरह की संजीदा कोशिश जो है उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की भी ये रवायत रही है कि उसने भी अपने प्लान्स पेश किए हैं और डेवलपमेंट के बारे में अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह किया है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है इस इलेक्शन से पहले ये पहल कर ली है पीटीआई ने जी। तो ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातें भी अपने अपने मुआशी प्रोग्राम सामने लेकर आए, ठीक है, क्या करना चाहती हैं और कैसे चाहती हैं। अब ये सवाल बड़ा पैदा हुआ है कि जो कुछ पीटीआई कह रही है वो होगा कैसे। लोग कहते हैं रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, तो लेकिन अगर उसका प्लान को पढ़ें तो उसमें कोई वो ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई उन्होंने। ये 5 साल का प्लान है जी। और उन्होंने जो उनका पहला ये तो जो टैक्स रेवेन्यू है इस वक्त 8.2 है, और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, जब जो मुशर्रफ के आने से पहले, उस वक्त भी टैक्स टू जीडीपी रेशो कोई 13-13.5% था जी। ये हाईएस्ट रहा है हमारा नहीं जी। और मुशर्रफ साहब के दौर में वो कम हुआ बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि ये जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमतें होती हैं ना, ये लोगों को छूट देती हैं और ढील देती हैं ताकि वो इनकी साख बनी रहे, और उन्होंने इकोनॉमी का साइज तो बड़ा हुआ लेकिन लोगों से उस तरह टैक्स नहीं वसूल कर सके, तो अब 8% 8.5% के करीब है। तो उनका कहना यह है कि हम 5 साल में इसको 18% 19% पर ले जाएंगे। बहुत बड़ा काम है 5 साल में जी। लेकिन ना बड़ा काम तो है लेकिन करना है ना, लेकिन 5 साल में होगा। इसी तरीके से उनका कहना यह है कि हम तालीम पर और सेहत पर 5 गुना अखराजात कर देंगे जो मौजूदा है, और यह भी 5 साल में होगा। ठीक है। फिर एनर्जी क्राइसिस है, पहले उन्होंने एनर्जी कॉन्फ्रेंस की थी, जहांगीर तरीन साहब ने उसमें पेपर भी पेश किया कि आप कैसे इस क्राइसिस पे काबू पाएंगे, तो उसको भी उन्होंने तफसील से बयान किया है। लेकिन बात असल में देखिए, बुनियादी बात क्या है, जब तक लीडरशिप खुद मिसाल नहीं बनती सादगी की, उस वक्त तक काम नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो ज़रूरत है कि लीडरशिप पर लोगों का एतमाद होना चाहिए। उनका कहना यह कि हम वज़ीर आज़म हाउस के ऐवान सदर के ये अखराजात आधे कर देंगे 50%, और वजारतें कम कर देंगे, 37 की बजाय 17 वजारतों से काम चलाएंगे, उनके अखराजात कम कर देंगे। अगरचे कि ये सब सिंबॉलिक होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उससे एक मैसेज जाएगा। देखिए, हमारे मसाइल जो हैं उनका हल आसान नहीं है, लेकिन हल तो बहरहाल करना है। मुश्किलात जो आती हैं ना, वो चैलेंज भी लेके आती है। उसमें शायद साहब फंडामेंटल पॉइंट ये नहीं है कि हम सबसे पहले तो ये वॉर ऑन टेररिज्म का कुछ कर लें। नहीं, वॉर ऑन टेररिज्म तो हमारे बस में नहीं है ना कि हम इसे कुछ कर लें। ये तो अमेरिका जो बहादुर यहाँ मौजूद है, नेटो की फोर्सेस मौजूद हैं, हम तो उससे जितना कुछ अपने आप को बचा ले उतना ही काफी है। इन हालात, गिवन दीस सर्कमस्टांसेस, अब क्या ये प्रोग्राम चल सकता है? अभी तो देखो 2014 में वो तो कह रहे हैं ना कि उनकी फौजें वापस चली जाएंगी, जो लड़ाई लड़ने वाली फौजें हैं, और बाकी कुछ उनकी प्रेजेंस रह जाएगी, ट्रेनिंग के लिए कुछ अड्डे रह जाएंगे। तो एक नई सूरत हाल तो पैदा होगी। और देखिए, हर मुश्किल जो होती है उसमें एक इम्कान भी मौजूद होता है। तो अब ये कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान की, जो देखिए रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना, उस पर तो तमाम सियासी जमातों को कंसेंसस करना चाहिए कि हर शख्स का वो किसी भी तरीके से कमाता है उससे टैक्स वसूल करना है। लेकिन जहां बड़े बड़े लोग 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार, नहीं, जहां टैक्स, जहां कमाई होगी वहां टैक्स लिया जाएगा। ये सारी जमातें ये तय कर लें आपस में, और उसके बाद सारी मिलके लग जाएं और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं उनको हल करें। तहरीक इंसाफ ने एक और बात भी कही है कि तालीम सबके लिए यकसा निज़ाम तालीम, ये तो बहुत यकसा निसाब। साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया। तो अभी असल में ये बड़ा मुफस्सल काम है ये करने का, इस पे नुक्ता बे नुक्ता किसी वक्त बहस करेंगे, दीगर प्रोग्राम्स में भी करते रहेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। फेसबुक पे आपकी गुफ्तगू के नतीजे में बहुत सारे सवालात जो है वो जमा हो चुके हैं, और फिर हमारा फ़ोन नंबर भी है 04236367 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आपके सवालात बराह रास्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है जाकिर नसीम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब।
जी वालेकुम सलाम जनाब सर, अली। क्या हाल चाल है वो जनाब अमेरिका का क्या हाल है? सर? अमेरिका ठीक है। शम साहब सलाम अलैकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, फरमाएं। सर ये एक इशू हमारे ये चल रहा है कि डबल नेशनलिटी वाला, हाँ जी, ये इम्प्लीमेंट सिर्फ नेशनल और सूबाई असेंबली में है या लोकल इलेक्शन और जिला और तहसीलों में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है? तो माशाल्लाह अब आप जिले और तहसील की लेवल पे हैं। अभी हम जिला और तहसील लेवल पे हैं। चलिए, तो बात यह है जनाब जाकिर नसीम साहब मुस्लिम लीग खास के बड़े जय्यद रहनुमा हैं अमेरिका के, लेकिन बात यह है कि ये कौमी सूबाई असेंबली और सेनेट के लिए है और दस्तूर में लिखा हुआ है, लोकल बॉडीज पर इसका इत्तलाक नहीं है। आप जनाब चेयरमैन हो सकते हैं जिला कौंसिल के और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की शहरियतें भी रख सकते हैं, बल्कि दो जगह चेयरमैन जिला कौंसिल। बल्कि तो मेरा तो ख्याल है कि आप जज भी हो सकते हैं हाई कोर्ट के, अच्छा दोनों शहरियतों के साथ, और अगर आपको कोई एडवाइजर वगैरह लगा दे तो वो भी हो सकते हैं, और अगर आप कोई सरकारी अफसर बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं। तो फिर बाकी तो कल ये सारा जो मामला है ये सिर्फ अरकान असेंबली के लिए है। आप तैयारी करें जनाब। मोहम्मद शकील साहब आज़ाद कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अर्ज़ है कि अभी आपने फरमाया था कि फैसल रजा आब्दी साहब को पट्टा डालने की जरूरत है। बराए मेहरबानी इस मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पट्टा डाल के ना सड़कों पे घसीटने की जरूरत है। मैं मिसाल देता हूँ कि कल जो आपने चलिए नाम दोनों जी। उनके फोन बंद कर दिया था। चलिए जी, अब आप ठीक है, अब आप शकील साहब। सुनिए, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते और मैंने भी जो लफ्ज इस्तेमाल किया है मुझे भी नहीं करना चाहिए। मैं अपना लफ्ज ये वापस ले लेता हूँ क्योंकि मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन बाद औक़ात गुस्सा आ जाता है। शाम साहब, ये हसनैन नजीब साहब हैं, ये पूछ रहे हैं जी कि जो उसामा बिन लादन वाली स्टोरी है ये तो मुकम्मल तौर पर गलत साबित होगी और वो थ्योरी दुरुस्त हुई कि वो पहले से मर चुका था। अब वो जो उनके जनाब एक कमांडो उनकी किताब छप रही है, वो कह रहे हैं मरा हुआ पाया हमने जी। और मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि एक और स्टोरी भी चल रही है, वो ये कि कई दिन पहले मर चुका था। अच्छा। और पाकिस्तान के फौजी हल्केबाज जो हैं उनसे ये बात मुझे मालूम हुई है, लेकिन अब ये मैं इसको इस तफसील में जाके बयान करूंगा, चंद अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल अमेरिका के उनके पेंटागन ने कहा है कि हमने ये किताब क्लियर नहीं की और इसकी कोई अहमियत नहीं है। मोहम्मद रमज़ान साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रमज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा। हाँ जी। आपका शो तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ और आप लोगों का सारों का पता है कि ये नॉन लीग अच्छी है या पीटीआई या पीपल पार्टी। आप लोग हमें बता नहीं सकते कि इन पार्टी को चूज करें? अगर आपको अब तक खुद नहीं पता चला तो हम क्या बताएंगे? कोई काम आपको भी तो करना चाहिए ना, सारे काम हम भी करेंगे। हम सर ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये खुद भी लोग फैसला करें ना, कि लोग ये समझते हैं कि आपसे, खासतौर पे फेसबुक पे भी ये पूछा जाता है कि आप किसी एक पार्टी का नाम ले दें या नहीं, मुझे तरजीहन बता दें। मुझे तो देखे ना, आप एक तरफ रहने दें। जी शाम साहब, आफ्ताब अहमद खान साहब हैं, ये आपके वो जो अभी हम पीटीआई के प्लान पर बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है कि जब तक ये इनके पास जो टीम है वो ऐसी नहीं है जो इस प्लान पर अमल कर सके। और उन्होंने खासतौर पे जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब और खुर्शीद कसूरी साहब, शाह महमूद कुरैशी उनके ऊपर थोड़ा सा एतराज़। नहीं, शाह महमूद कुरैशी तो बड़ी जनाब आन बान से उन्होंने वजारत खारजा की है और खुर्शीद कसूरी साहब की एक अपनी शान थी। देखें, अब आप उसे इख्तलाफ कर सकते हैं उनका नुक्ता नज़र से, उनकी कॉम्पिटेंस पे तो बात नहीं कर सकते ना। और खुर्शीद कसूरी साहब और ये शाह महमूद साहब जी, ये दोनों बड़े साफ सुथरे सियासतदान हैं, यानी इन पर कोई स्कैंडल इनका नहीं बना, करप्शन का कोई ना करप्शन का कोई चार्ज लगा। तो ये बात भी हमें सामने रखनी चाहिए। शहजाद साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं शामी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा था कि क्या पंजाब इतना ही गया गुजरा हो गया है कि जिसका दिल करे इसको जब चाहे तोड़ दे? कोई और भाई मेरे नहीं गया गुजरा नहीं हुआ, लेकिन पंजाब असेंबली ने तो खुद रेजोल्यूशन मंजूर किया हुआ है और उसने कहा कि 3 हिस्सों में पंजाब को तकसीम कर दिया जाए। अब कल हमारी असेंबली ने यह करारदाद पे मंजूर की है जिसमें कमीशन जो वफाकी हुकूमत का कायम करदा है उसे मुस्तरद कर दिया है।
लेकिन ये पंजाब असेंबली जो है ये करारदाद मंजूर कर चुकी है पंजाब की तकसीम के लिए। जी शम्स साहब, सालार हैदर साहब हैं, ये पूछ रहे हैं जी कि सूदी निज़ाम के ऊपर पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं किया, और जबकि इन्हीं का जवाब एक और साहब ने दे दिया है, इमरान अरशद साहब ने। ये कहते हैं कि जी पीटीआई जो है वो एक इस्लाम के करीब जमात है, लिहाजा ये मामला हल हो जाएंगे। देखिए, सूद जो है वो तो हराम है, अल्लाह मियाँ कह चुका है, तो पीटीआई ने क्या करना है इसमें? हाँ, अब देखना यह है कि सूद, बिला सूद मईशत आपने कैसे कायम करनी है। ये एक चैलेंज है जो पूरे आलम इस्लाम को दरपेश है, और इसके मुख्तलिफ तजर्बात हो रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ये हो रहे हैं। मुख्तलिफ बैंकों में बिला सूद बैंकारी हो रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह जबकि निज़ाम पूरे का पूरा सूद के बगैर हो जाएगा। राशिद साहब हैं दुबई से। जी राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब से बात करनी हाँ है। हुक्म फरमाएं। ये जो नैब का अदारा है, ये एक हुकूमती अदारा है जो कि फ्रॉड और दूसरे कोई बेकायदगियां हुकूमती इदारों में रोकने के लिए बनाया गया। ये अरसलान साहब का केस अगर वहां भेजा गया तो ये तो दोनों प्राइवेट लोग थे, और इनका केस वहां भेजना ये हुकूमती बदनीति नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि उसामा की कंपाउंड जो ढाई गई, क्या उसमें से ये खतरा था कि वहां से कोई नया उसामा पैदा हो जाएगा? जी, वो उनका ये ख्याल था जैसे वो कब्र नहीं बनने दी उन्होंने उसामा की। अमेरिका ने कहा जी हमने लाश जो है वो समंदर में बहा दी है, तो कब्र नहीं बनने दी इन्होंने उनकी। जनाब वो जाए क्या कहना चाहिए उसको, हलाकत कह लीजिए, कई लोग तो उसको कुछ और कहेंगे, तो वो नहीं बाकी रहने दी। ठीक है। और शामी साहब उनका वो नैब वाला क्वेश्चन। हाँ, नैब वाला ये नहीं, इनकी बात में तो वजन है कि नैब प्राइवेट सिटीजन्स के मामलात में दखल नहीं देती, लेकिन उन्होंने कुछ खैंचतान के को गुंजाइश निकाली थी जी, तो अब उन्होंने खैंचतान दिया उनको सुप्रीम कोर्ट ने। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आइंदा मंडे को यानी पीर के दिन, आप कबल इसके कि आप मुझे बता दें, सोमवार को हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।